अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे आर्ट्स के सेशन का वीक 1 का डे 5 है। तो इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है, मैं सबसे पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। डे 1 में हमने डिस्कस किया था आर्ट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को। उसमें हमने आर्ट्स के बेसिक 4 मॉड्यूल्स को देखा था, उसकी टाइम लिमिट को देखा था कि हमारे पास कौन से मॉड्यूल में कितना टाइम होता है। फिर सेकेंड डे को हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली आर्ट्स के लिसनिंग के पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हमारे पास टेबल कंप्लीशन था, फॉर्म कंप्लीशन था एंड समरी कंप्लीशन था। फिर हमने उसकी थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को देखा था। फिर ये भी देखा था कि उसमें हमारे पास मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। एंड सेकेंड डे में हमने डिस्कस किया था आर्ट्स के लिसनिंग के पार्ट 2 को। उसमें हमने देखा था कि पार्ट 2 में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन टाइप कौन से हो सकते हैं। उसमें हमारे पास थे एमसीक्यूज थे, मैप लेबलिंग थी, डायग्राम लेबलिंग थी और इसके अलावा मैचिंग हेडिंग थी। फिर हमने टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस किया था। फोर्थ डे को हमने कल डिस्कस किया था आर्ट्स के लिसनिंग पार्ट 3 को। उसमें हमने देखा था हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं और उसमें हमारे पास 1 चॉइस भी हो सकती है, 2 चॉइस भी हो सकती है और 3 चॉइस भी हो सकती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मैचिंग हेडिंग भी हो सकती है। फिर उसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी और मैंने आपको टास्क भी असाइन किया था कि जो आपने मैचिंग हेडिंग है उसकी आपने और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके आनी है। होप सो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। Ma'am, today will we do the mock test? Yes, inshallah, we will attempt part 4 and also practice this one. Okay, ma'am, thank you. किसी का कोई भी क्वेश्चन है लास्ट डेज के रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो कल आपको टास्क असाइन हुआ था, होप सो आप लोगों ने उसको किया होगा। ओके, आज हमने आर्ट्स के लिसनिंग के पार्ट 4 को डिस्कस करना है और इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 4 में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन टाइप कौन से हो सकते हैं। जो पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन टाइप है वो बेसिकली जो हमारे पास डिस्कशन होती है वो मोनोलॉग होती है। इट मीन्स कि हमारे पास एक ही स्पीकर की वॉइस होती है। और जो पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन टाइप होते हैं वो मोस्टली जो है वो हमारे पास एकेडमिक डिस्कशन होती है, लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई भी जो है हमारे पास रिसर्च स्टडी हो सकती है, कोई भी जो है साइंटिफिक स्टडी हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके सिनेरियो टाइप को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास कॉमन क्वेश्चन टाइप है पार्ट 4 में वो क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। सेकंड है कि नोट और फ्लो चार्ट कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन आ सकता है। थर्ड वन है कि सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकती है और लास्ट में ये है कि समरी कंप्लीशन भी हो सकती है। अब वन बाय वन हम इसकी डिटेल को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें यह है कि हमने कोई भी जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है जो हमारे पास डिटेल मेंशन होगी। लाइक अगर हमारे पास कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है तो उसमें हमारे पास एमसीक्यूज दिया जाएगा। तो हमने उसमें से कोई भी जो अपना करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने चूज करना होगा। सेकंड वन है नोट टेबल कंप्लीशन। इट मीन्स के जो हमने फिल इन दी ब्लैंक्स हैं नोट्स की फॉर्म में हो सकती हैं या डायग्राम की फॉर्म में, उसको हमने लेक्चर के कंटेंट्स से जो है फिल आउट करना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन को। सेंटेंस कंप्लीशन में ये है कि हमने सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करना होता है विद द फैक्ट्स आर फिगर। इट मीन के जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसके जो भी कीवर्ड्स होंगे वो उनकी मदद से जो है हमने उसको फिल आउट करना होगा।
लास्ट वन है समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में ये है हमारे पास के समरी कंप्लीशन कोई भी हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होगी, तो उसमें हमारे पास जो ब्लैंक्स होंगी वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इसको हमने फिल आउट करना है। समरी और सेंटेंस कंप्लीशन में डिफरेंस ये है कि सेंटेंस कंप्लीशन में हमारे पास एक सेंटेंस होगा, जबकि समरी कंप्लीशन जो है वो हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होगी। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो सिनेरियो टाइप हैं क्वेश्चन के वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पार्ट 4 जो है हमारे पास एकेडमिक लेक्चर स्टाइल की कोई भी टॉक हो सकती है। अब में हम देखते हैं कि उसमें जो हमारे पास सिनेरियो टाइप हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट मीन कि कोई भी जो है हमारी स्टडी वो हो सकती है साइंस के रिलेटेड, लाइक बायोलॉजी के रिलेटेड हो सकती है, हिस्ट्री के रिलेटेड हो सकती है, या फिर साइकोलॉजी के रिलेटेड हो सकती है। सेकंड वन में ये है कि कोई भी रिसर्च फाइंडिंग हो सकती है या केस स्टडी हो सकती है। इट मीन्स के कोई भी जो है वो हमारे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की और उसके रिजल्ट की। थर्ड वन है कि कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मीन के कोई भी जो है प्रोसेस जो परफॉर्म किया गया हो उसके रिलेटेड हमारी कोई भी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, उसकी डेफिनेशन हो सकती है, उसके मेन स्टेप हो सकते हैं, उसका रिजल्ट हो सकता है। लास्ट पे ये है हमारे पास के हिस्टोरिकल और कल्चरल टॉपिक। इट मीन कि कोई भी हिस्टोरिकल जो इवेंट है उन उन पे भी कोई जो टॉक है वो भी हमारे पास पार्ट 4 में आ सकती है। यहाँ तक सबका क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट हम इसके सैम्पल क्वेश्चन फॉर्मेट देखते हैं। अब जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं हम उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नोट कंप्लीशन। नोट कंप्लीशन में जो हमारे पास होगा क्वेश्चन वो किस तरह का होगा कि वो हमें कहेंगे कि कोई भी जो नोट है लेक्चर के टॉपिक के रिलेटेड उसको कंप्लीट करें। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इज। अब जो हमारे पास ऑडियो प्ले होगी वो होगी द लीवर प्राइमरीली फंक्शन टू फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? एनीवन प्लीज। जो अभी हमने डिस्कस किया है नोट कंप्लीशन में, इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है फिल्टर वो क्या मैम। होगा? फिल्टर। जी। फिल्टर। ओके। कोई और बताए इसका क्या आंसर हो सकता है? अगर तो हमारे पास वन वर्ड की चॉइस है तो इसका आंसर जो है वो फिल्टर हो सकता है। और अगर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दिया हुआ है कि मोर देन वन वर्ड्स और टू वर्ड्स, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फिल्टर टॉक्सिन्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम फिल्टर। फिल्टर ब्लड भी तो हो सकता है। ब्लड क्यों हो सकता है? मैम ब्लड को फिल्टर करने द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज फिल्टर द ब्लड। नो, यहाँ पे है फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो है वो टॉक्सिन के फिल्टर को टॉक्सिन को हमने फिल्टर करना है। ओके मैम। ओके। नेक्स्ट। टॉक्सिन पॉइजन है मैम। जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमसीक्यूज में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन होगा कि अकॉर्डिंग टू द लेक्चरर व्हाई डू सम एनिमल्स माइग्रेट। अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऑप्शन अवेलेबल हैं टू फाइंड फूड, टू एस्केप प्रीडेटर, फॉर मैटिंग पर्पसेस। तो अब जो हमारे पास ऑडियो का प्ले होगी वो इस तरह होगी कि माइग्रेशन मेनली अकर्स ड्यू टू द सर्च फॉर एडिकेट फूड सप्लाईज। अब यहाँ पे इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जी, एमसीक्यूज में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? अगर किसी को कुछ समझ आई है तो वो बता सकते हैं। मैम मेरे अकॉर्डिंग एनिमल्स जब भी कहीं पे माइग्रेट करते हैं तो वो एज अ फूड के लिए ही करते हैं। जहां से उनका खुराक मिलती है वो वहीं चले जाते हैं, जी। मेरे ये अकॉर्डिंग। ये मुझे तो नहीं पता। आपके अकॉर्डिंग है, बट जो ऑडियो प्ले मैम हुई है उससे आपको क्या समझ आई है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑडियो कहाँ प्ले हुई है?
मुझे तो नहीं आवाज आई मैडम, ऑडियो। ऑडियो क्यू मैम मैं लिखा हुआ है। मैं जो ये डिस्क्रिप्शन दी गई है ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। ओके ओके। जी जी। यहाँ से आपको इसका क्लियर मैंने हुआ इधर है कि देखा ही इसका नहीं। इसका आंसर क्या होगा। मैम ऑप्शन ए ही होगा इसमें। जी ये बिल्कुल क्लियर है और के इसमें फूड सप्लाई लिखा हुआ मैडम उन्होंने भी। मैंने तो जी आपको एज ओरल बताया था। जी जी। जी आप यहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है उसके बारे में बात नहीं की, जस्ट जो ऑप्शन ए है उसी को फोकस किया है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में जो है हमारे पास क्वेश्चन टाइप वो क्या हो सकते हैं, कंप्लीट दी समरी बिलो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि समरी कंप्लीशन हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होगी और उसमें हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन टाइप है वो हमारा किस तरह का है कि द थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन फर्स्ट ब्लैंक एंड लेटर रिवाइज्ड इन डैश। अब जो हमारे पास ऑडियो प्ले है वो देखेंगे इनिशियली द थ्योरी वाज प्रपोज्ड। अब यहाँ पे सिनोनिम यूज हुआ है फर्स्ट का इनिशियली इन 1923 एंड लेटर अपडेटेड इन 1950। अब यहाँ पे रिवाइज के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो अपडेटेड है, तो इन दो क्लू वर्ड की मदद से हमने अपनी ब्रेन को फिल कर दिया है कि फर्स्ट जो है वो 1923 है और सेकंड जो है 1950 है। ये क्लियर हुआ है पार्ट सबका समरी कंप्लीशन का। यस मैम। ओके। इसमें तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो ये दोनों में ये ही लिखते हैं। जी लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो हमने सिनोनियम है उनको किस तरह टैकल किया है कि पास्ट के लिए जो यस। वर्ड है वो इनिशियली यूज हुआ है और रिवाइज के लिए अपडेटेड। मैम पैराफ्रेजल यूज हुए हैं यहाँ पे। जी पैराफ्रेज कर दिया थोड़ा सा। जी ऐसा ही है। नेक्स्ट हम इसकी कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं कि जो पार्ट 4 है उसमें हम जो मिस्टेक हैं वो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मिसिंग स्पेसिफिक डिटेल। मीन के स्पेसिफिक डिटेल को हम मिस कर सकते हैं। इट मीन के जो हमारे पास नंबर होंगी डेट्स होंगी उनको हम इग्नोर कर दें तो वो जो है हमारे पास मिस्टेक काउंट हो सकती है। मीन अगर कि हम नंबर और डेट्स की तरफ जो है वो ध्यान ना दें और बाकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाएं या और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कीवर्ड को हाईलाइट करते जाएं, तो जब हमारे पास ऑडियो प्ले हो अगर हमने नंबर को जहन में नहीं रखा तो तब भी जो है हमारा आंसर वो मिस हो सकता है। सेकंड वन हमारे पास ये है कि राइटिंग इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स के जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको करेक्ट लग रही है बट एक्चुअली वो करेक्ट नहीं है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब उन्होंने इनिशियली एक बात बोल दी है बट लेटर उन्होंने उसको जो है स्टेटमेंट नहीं दी और उससे पहले ही आपने अपना आंसर लिख दिया है, तो ये भी एक आपके पास मिस्टेक काउंट हो सकती है और इससे भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। थर्ड वन ये है कि इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग। मीन के जो आपके फ्रेजल वर्ब हैं अगर वो यूज हुए हैं तो आपने उसको नहीं समझा और जो है ओरिजिनल मीनिंग पे ही फोकस किया है, तो ये भी जो है आपकी मिस्टेक एक काउंट हो सकती है। लास्ट वन ये है कि इग्नोरिंग वर्ड लिमिट। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल देखी है उसमें फिल्टर टॉक्सिन्स जो है उसका करेक्ट आंसर था। अगर हम जस्ट हमने फिल्टर लिख दिया जैसा कि सर अबू बकर ने बताया था बट उसकी जो वर्ड लिमिट थी वो 2 वर्ड्स थी, तो इट मीन्स कि वो भी जो हमारा आंसर होगा वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी एक हमारी मिस्टेक हो सकती है कि कंफ्यूजिंग टर्म लाइक अफेक्ट इन अफेक्ट। और इसी तरह जो माइग्रेशन इन मूवमेंट है अफेक्ट का हो सकता है कि अगर जब वो ऑडियो में अफेक्ट को बोले तो हम ए से अफेक्ट को जो है वो लिख दें, तब भी हमारी मिस्टेक जो है इससे भी हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रेटजीज और टिप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टिप ये है कि प्रीव्यू द क्वेश्चन थारोली। इट मीन के जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रिक्वायर है जैसा कि वो डेट है या कोई भी प्रोसेस है या कोई भी नेम है उसको आपने अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। सेकंड जो है लिसन फॉर सिग्नल वर्ड। अब सिग्नल वर्ड हमारे पास कोई भी अगर हम थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। सेकंड वो उसके प्रोसेस में जो है इस तरह बता सकते हैं फर्स्टली सेकेंडली या जो है कंट्रास्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं होएवर। तो इस तरह के जो सिग्नल वर्ड हैं उनको हमने ध्यान से सुनना है। थर्ड वन हमारे पास ये है कि टेक अब्रीवेटेड नोट्स। इट मीन के जो शॉर्ट फॉर्म और नोट्स हैं इसका मतलब है कि जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हमने अच्छे से हाईलाइट करना है। फोर्थ वन है कि हमारे पास बी केयरफुल विद नंबर एंड डेट।
इट मीन्स के जो हमारे पास अगर कोई थ्योरी है उसमें अगर कोई नंबर अपीयर हो रहा है या डेट अपीयर हो रहा है तो उसको हमने ध्यान से सुनना है। लास्ट वन हमारे पास है कि फोकस ऑन द लेक्चर स्ट्रक्चर। मीन के जो हमारे पास साइन पोस्टिंग लैंग्वेज है ना, जैसा कि हमने ऊपर देखा है सिग्नल वर्ड, फास्टली, सेकेंडली, या इस तरह के जो वर्ड हैं उनको जो उसके बाद की जो हमारे पास स्टॉक होगी उसको हमने ध्यान से सुनना है। यहाँ तक क्लियर है सबका? सर अबू बकर, आप आज के लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा समराइज कर दें, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उनका क्लियर हो जाए, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। मैम रुबाब, अगर आपने लेक्चर फुल अटेंड किया आप इसको समराइज कर दें। मैम सबा, आर यू देयर? यस मैम। प्लीज समराइज टुडे लेक्चर। यस मैम। ओके, प्लीज स्टार्ट। ओके मैम। आज के लेक्चर में हमने ये पार्ट 4 को डिस्कस किया है, ठीक है। यानी कि पार्ट 4 में सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉमन क्वेश्चन टाइप इंक्लूडेड किए किस टाइप के होते हैं, कि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप टाइप इस टाइप के कुछ, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है कि आपने करेक्शन करनी है, उनको सिलेक्ट करेंगे उनके, और फिर आपने क्या करना है करेक्ट ऑप्शन करके फिर उसके बाद उनको क्या है उनकी डिटेल जो भी है उनको मेंशन कर देना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नोट टेबल और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा, नोट इनकी कंप्लीटेशन के बारे में। तो वहां पे आपने क्या करना, जो गैप्स होंगे स्पेशली, तो या डायग्राम बेस या कुछ भी इस तरीके का कंटेंट होगा तो आपने क्या उसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया, मैम ने जैसे अकॉर्डिंग टू बताया कि हमने सेंटेंस कंप्लीटेशन का पढ़ा, ठीक है। उसमें अब क्या हो सकता है कि सेंटेंस में की फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई फिगर टाइप्स हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि समरी कंप्लीटेशन के बारे में। उसमें हमने क्या करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर उस समरी को पैराग्राफ से जो कि आपके लेक्चर और उससे रिलेट करता हो, यानी कि जैसे वो ऑडियो में बोल रहा हो, ठीक है, आपने उससे सुन के फिर आपने उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। देन उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 हमारा था, उसमें टाइप्स थी, ठीक है हमारा। उसमें पार्ट 4 में क्या आ जाते हैं, जैसे कि एज अ फीचर एकेडमिक एंड इस तरीके की कोई टॉक या फिर कुछ भी कवरिंग टाइप, कुछ भी इस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कोई आपको साइंटिफिक या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट आ सकते हैं, इवन के कोई भी आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टॉपिक्स, कुछ भी वो एज आपको लेक्चर देगा, ठीक है। उसके बाद या वो कोई रिसर्च के बारे में बता सकता है, कि यानी कि जो उसका लेक्चर होगा, या फिर वो आपको ये भी बता सकता है कि कोई स्टडी के बारे में, कोई उसकी डिटेल के बारे में, या कोई एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग, कुछ भी। फिर उसके बाद ओके हमने, या फिर ये भी हो सकता मैम है सबा। कि कोई कंसेप्चुअल। जी मैम, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं किसी और को कहती हूँ कि इसकी टिप्स और ट्रिक्स को बता दें। मेरे ख्याल से आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, सबका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब सर राना शाहजेब, अगर आप क्लास में हैं तो बता दें कि हमने टिप्स और ट्रिक्स क्या देखी थी पार्ट 4 के लिए। थैंक यू सो मच मैम सबा। ओके मैम। सर राना शाहजेब, आर यू देयर? ओके, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा मैम सुंबल, आप जो है पार्ट 4 की टिप्स और ट्रिक्स को रिपीट कर दें ताकि सबका क्लियर हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 की टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि हम लोगों ने पहले फिलिंग द ब्लैंक्स को प्रेडिक्ट कर लेना, पॉसिबल के क्या आंसर आ सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो है वो केयरफुली देखनी है। एंड थर्ड वन के सिंगुलर प्लूरल का भी जो है वो माइंड में रखना है। यस मैम, अभी तक इतनी याद है। कीवर्ड्स भी ओके हाईलाइट कर लें।
ओके, दैट्स ग्रेट। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप कोई भी पार्ट स्टार्ट करेंगे उससे सबसे पहले आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को देखना है कि आपको जो है इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, कि आपने वन वर्ड यूज़ करना है, टू वर्ड यूज़ करने हैं, या फिर वन वर्ड और वन नंबर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपने एक लेटर को चूज़ करना है या दो लेटर को चूज़ करना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है लिसनिंग के लिए, उतना ही आपका ये ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छे से पढ़ें। और सेकंड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे से हाईलाइट हों। लाइक अगर पार्ट 4 को आप डील कर रहे हैं तो उसमें जो भी डेट्स होंगी, जो भी नंबर होंगे, उनको आपने अच्छे से हाईलाइट करना है। और इसके अलावा जो कंट्रास्ट वर्ड हैं उसके बाद की जो भी ऑडियो प्ले होगी उसको आपने गौर से सुनना है, कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपके कंट्रास्ट वर्ड होते हैं उसके बाद ही वो जो अपना एक्चुअल आंसर है उसको जो है स्पीक अप करते हैं। होप सो ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। Let me share my screen again. इसकी प्रैक्टिस के लिए हम इनोवेट वेबसाइट से लिसनिंग के पार्ट 4 को जो है डिस्कस करेंगे। जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को आप लॉग इन करें और लिसनिंग टेस्ट को ओपन करें। अब यहाँ से आपने इसके फिल्टर को अप्लाई करना है क्योंकि हमने पार्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आप इसके पार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप सिलेक्ट करें नोट कंप्लीशन को। जब आप इसका ये फिल्टर अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके पास नोट कंप्लीशन के क्वेश्चन टाइप हैं वो आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ से हम इसके जो बुक 19 है उसके लिसनिंग टेस्ट को 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली हम इसकी क्वेश्चन नंबर 31 to 40 जो कि हमारा पार्ट 4 है उसको जो है हम आज प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप से नहीं ज्वाइन किया हुआ तो मोबाइल फोन में भी आप अपने नोट पैड को ओपन करके इसको सुन सकते हैं और अपने जो आंसर है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने जो हैं आपने के आंसर जो हैं वो राइट हैं और कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, ताकि आप सबका जो है वो क्लियर हो जाए। जी, ये रिकॉर्डिंग जो है ये सबको सुनाई दे रही है अच्छे से? ऑडियो जो है प्ले हो रही है? एनीवन प्लीज बताएं कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको सुनाई दे रही है? On tree planting. जी मैम। First, you have some. ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आप इसके कीवर्ड को साथ साथ हाईलाइट कर सकते हैं। Part 4. You will hear part of an environmental studies lecture on tree planting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Tree planting now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong place, it can do considerably more damage than good, failing to help either people or the environment.
Reforestation projects are currently being undertaken on a huge scale in many countries, and it's crucial that the right trees are selected. A mix of species should always be planted, typical of the local natural forest ecosystem and including rare and endangered species in order to create a rich ecosystem. It's important to avoid non-native species that could become invasive. Invasive species are a significant contributor to the current global biodiversity crisis and are often in competition with native species and may threaten their long-term survival. Restoring biodiversity that will maximize carbon capture is key when reforesting an area, but ideally, any reforestation project should have several goals. These could include selecting trees that can contribute to wildlife conservation, improve the availability of food for the local community, and maintain the stability of soil systems. Meeting as many of these goals as possible, whilst doing no harm to local communities, native ecosystems, and vulnerable species, is the sign of a highly successful tree planting scheme. To ensure the survival and resilience of a planted forest, it's vital to use tree seeds with appropriate levels of genetic diversity, the amount of genetic variation found within a species essential for their survival. Using seeds with low genetic diversity generally lowers the resilience of restored forests, which can make them vulnerable to disease and unable to adapt to climate change. Choosing the right location for reforestation projects is as important as choosing the right trees. Ultimately, the best area for planting trees would be in formerly forested areas that are in poor condition. It's better to avoid non-forested landscapes, such as natural grasslands, savannas, or wetlands, as these ecosystems already contribute greatly to capturing carbon. It would also be advantageous to choose an area where trees could provide other benefits, such as recreational spaces. Reforesting areas which are currently exploited for agriculture should be avoided, as this often leads to other areas being deforested. Large-scale reforestation projects require careful planning. Making the right decisions about where to plant trees depends on having the right information. Having detailed and up-to-date maps identifying high-priority areas for intervention is essential. Drone technology is a useful tool in helping to prioritize and monitor areas of degraded forest for restoration. In Brazil, it's being used to identify and quantify how parts of the Amazon are being devastated by human activities, such as rearing cattle and illegal logging. A good example of where the right trees were picked to achieve a restored forest is in Lampang province in northern Thailand. A previously forested site, which had been degraded through mining, was reforested by a cement company, together with Chiang Mai University. After spreading 60 centimeters of topsoil, they planted 14 different native tree species, which included several species of fig. Figs are a keystone species because of the critical role they play in maintaining wildlife populations. They are central to tropical reforestation projects as they accelerate the speed of the recovery process by attracting animals and birds which act as natural seed dispersers. This helps to promote diversity through the healthy regrowth of a wide range of plant species. Unlike the majority of fruit trees,
Figs bear fruit all year round, providing a reliable food source for many species. At this site, for example, after only 3 rainy seasons, monkeys started visiting to eat the fig fruits, naturally dispersing seeds through defecation. Reforestation projects should always aim to make sure that local communities are consulted and involved in the decision-making process. The restoration of mangrove forests in Madagascar is an example of a project which has succeeded in creating real benefits for the community. Destruction of the mangrove forests had a terrible impact on plant and animal life, and also badly affected the fishing industry, which was a major source of employment for local people living in coastal areas. The reforestation project involved hiring local people to plant and care for the new mangrove trees. Millions of mangrove trees have now been planted, which has resulted in the return of a healthy aquatic ecosystem. The mangroves also act as a defense against the increased threat of flooding caused by climate change. What's more, the local economy is more जी, हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। आंसर को सबमिट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने कीवर्ड्स को किस तरह हाईलाइट किया। अब यहाँ पे हमारी जो टॉक है वो ट्री प्लांटिंग के बारे में है। तो इसमें हमारे पास सब हेडिंग भी दी गई हैं, जैसा कि फर्स्ट ये थी कि रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शूट। तो इसमें मैंने रिफॉरेस्टेशन को जो है कीवर्ड हाईलाइट कर लिया था। अब सेकंड में हमारे पास सब हेडिंग में ये था कि लार्ज स्केल, तो इसमें भी ये हमारा एक पॉइंट था। थर्ड में हमारे पास उनकी थोड़ी सी प्लेसेस बताई गई थी कि नादरन इन थाईलैंड थाईलैंड तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया है। तो लास्ट जो हमारी थी वो ये थी कि इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़, तो इसको भी मैंने एज अ कीवर्ड हाईलाइट किया था कि जब हमारे पास ऑडियो प्ले होगी तो हमारा ये एक सिग्नल वर्ड है। तो अब जब हमारे पास आंसर जो अपीयर हुए उसमें जो यहाँ पे सोर्स ऑफ फॉर लोकल पीपल, इसके लिए उन्होंने क्लियर वर्ड यूज़ किया था लोकल कम्युनिटी। और यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज को एज यूजुअल उन्होंने यूज़ किया था। और यहाँ पे जो है यूज फॉर एग्री विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे उन्होंने इसका हमें क्लू वर्ड दिया था कि विच इज़ बेनिफिशियल और बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जब हमारे पास मैप्स जो है वो आंसर अपीयर हुआ था, यहाँ पे एक्यूरेट के लिए उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड जो है उसका सिनोनिम यूज़ किया था, वो था डिटेल। अब यहाँ पे बाय कीपिंग के लिए भी उन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया था, शायद वो वेरिंग था या एक्सेलरेटिंग था, कुछ इस तरह का था। अब यहाँ पे जो है स्पीड के लिए, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए उन्होंने यूज़ किया था एक्सेलरेटिंग वर्ड, उसके सिनोनियम को यूज़ किया था। अब यहाँ पे जब एनिमल इन बर्ड्स और आगे से उन्होंने हमें हिंट दे दिया था कि फॉर एग्जांपल, अब अगर उन्होंने एग्जांपल दे दिया है तो इट मीन यहाँ पे जो नेक्स्ट जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो कोई भी जो है किसी एनिमल का जो है, हमारे पास एनिमल का या बर्ड का कोई भी नाम आ सकता है। अब जब लोकल कम्युनिटीज़ को जो कोई वर्ड जो है हमने हाईलाइट किया था, जब हमारे पास ऑडियो प्ले हुई थी तो हमने इसको इजीली टैकल कर लिया था कि अब ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 9 का जो है आंसर अपीयर होने वाला है। तो इस तरह से हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं और सब हेडिंग जो है यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं। तो आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस साथ की है तो आप बता सकते हैं कि जो आपके आंसर्स हैं कितने जो हैं राइट हैं। जी, तो आपके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं। मैम रुबाब, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपके जो कितने आंसर्स हैं वो राइट हैं। मैम मेरे 8 आउट ऑफ 10 राइट हैं और जो 2 गलत हुए हैं ना वो मतलब मैंने लिखे ठीक है, बट मैंने उनका जो वर्ड है वो सिंगल वर्ड नहीं डबल वर्ड ऐड किए हैं। तो उन्होंने फर्स्ट वर्ड रॉन्ग कर दिया, सेकंड जो है वो करेक्ट ही है, मतलब वो करेक्ट आंसर में वही सिंगल वर्ड है, लेकिन दोनों बार यहाँ यही हुआ, 2 blanks गलत गलत किए हैं यहाँ वही। पे आपने मिस्टेक ये की है कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्लियरली गिवन था कि आपने वन वर्ड यूज करना है, तो शायद आपने 2 वर्ड यूज किए, इस वजह से ये आपके आंसर्स जो हैं रॉन्ग हुए। हाँ, यप, यस मैम, सही है। ओके,
इसके अलावा अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो आप बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स राइट हैं और आपने पार्ट 4 को कितना अंडरस्टैंड किया है। मैम मेरे 7 आउट ऑफ 10 आए। ओके, दैट्स गुड। इसके अलावा सर, क्या नाम है इनका, गियास, पता नहीं, आपके कितने आंसर जो हैं वो राइट हैं? मैम मेरे 10/10 है। माशाल्लाह, ग्रेट। इट मीन कि आपका पार्ट 4 जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। यस मैम। ओके। इसके अलावा मैम अरीशा अजीज, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं? अब हमारा जो पार्ट 4 है वो क्लियर हो चुका है और इसमें हमने देखा है कि हमने स्पेसिफिकली नोट कंप्लीशन को डिस्कस किया है। अब हमने समरी कंप्लीशन को भी डिस्कस कर लिया था, जो हमारा सेकंड लेक्चर था पार्ट 1 का। तो हम सेंटेंस कंप्लीशन के जो है एक क्वेश्चन टाइप उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको हमने अभी तक जो है डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पे सिंपल जस्ट आपने नोट कंप्लीशन को हटा के यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन जो है उसको, उसका फिल्टर अप्लाई करना है। तो जो भी सेंटेंस कंप्लीशन के रिलेटेड आपके जो भी पार्ट होंगे वो आ जाएंगे। अब सेंटेंस कंप्लीशन का जस्ट हमारे पास कैम्ब्रिज 11 का टेस्ट है और ये लिसनिंग टेस्ट नंबर 3 और इसके क्वेश्चन 7 to 10 है। जस्ट 3 to 4 ये क्वेश्चन है, तो हम इसको भी, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो किस टाइप की हो सकती है। अगर आप सब रेडी हैं तो मैं अपनी ऑडियो को जो है प्ले करती हूँ। Number 1. जी, ऑडियो की वॉइस सबकी क्लियर है? You will hear a woman. यस मैम। Now, I've heard something about. अब हम अपने सेंटेंस कंप्लीशन जो है उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। ये आर्ट्स कैम्ब्रिज 11 का टेस्ट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Answer questions 7 to 10. Now, I've heard something about Paxton Nature Reserve. It's a good place for spotting unusual birds, isn't it? That's right, throughout the year. There is a lake there as well as a river, and they provide a very attractive habitat. So it's a good idea to bring binoculars if you have them. And just at the moment, you can see various flowers that are pretty unusual. The soil at Paxton isn't very common. They're looking good right now. Right. My husband will be particularly interested in that. And there's going to be a talk and slideshow about mushrooms, and you'll be able to go out and pick some afterwards and study the different varieties. Uh-huh. And is it possible for children to swim in the river? Yes. Part of it has been fenced off to make it safe for children to swim in. It's very shallow, and there's a lifeguard on duty whenever it's open. The lake is too deep, so swimming isn't allowed there. Okay, we must remember to bring their swimming things in case we go to Paxton. How long does it take to get there by car from Burnham? About 20 minutes, but parking is very limited, so it's usually much easier to go by bus, and it takes about the same time. Right. Well, I'll discuss the options with the rest of the family. Thanks very much for all your help. You're welcome. Goodbye. Bye. अब यहाँ पे जो है आपके कितने जो हैं आंसर्स वो राइट हैं? आपने यहाँ से नोटिस किया होगा कि जो ऑडियो थी वो पिछला जो पार्ट 4 हमने किया था उससे थोड़ी सी जो है फास्ट थी। तो मेरा भी एक जो पार्ट 4 है वो मिस हो गया है। तो हम इसके आंसर्स को सबमिट करते हैं कि हमारे कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं। मैम इसका पहले आप इनको इन्होंने बात की थी फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन की। जी जी। अब यहाँ पे जो मेरा
रॉन्ग हुआ है, तो उसमें वर्ड रिवर था जो कि मैंने मिस किया है, वो इस वजह से कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो इसकी स्पीड थी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आपके अगर किसी ने प्रैक्टिस साथ की है तो उनके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं? मैम आप इसे एक दफा दोबारा नहीं प्ले करती? जी मैं दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ, बट ये है कि आपके लिए ये भी एक एडिशनल टिप है कि जब भी आपने अपने लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपने उसको नॉर्मल स्पीड से नहीं करना, आपने उससे स्पीड उसकी थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट करके भी करनी है। लाइक अगर नॉर्मल स्पीड 1 पे है तो आपने 1.5 और 2 तक भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल टेस्ट होता है तब जो हमारी स्पीड होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हम इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी जो थी वो ज़्यादा थी। जी मैम। I've heard something about Pax. The questions 7 to 10. Now, I've heard something about Paxton Nature Reserve. It's a good place for spotting unusual birds, isn't it? That's right, throughout the year. There is a lake there as well as a river, and they provide a very attractive habitat. So it's a good idea to bring binoculars if you have them. And just at the moment, you can see various flowers that are pretty unusual. The soil at Paxton isn't very common. They're looking good right now. Right. My husband will be particularly interested in that. And there's going to be a talk and slideshow about mushrooms, and you'll be able to go out and pick some afterwards and study the different varieties. Uh-huh. And is it possible for children to swim in the river? Yes. Part of it has been fenced off to make it safe for children to swim in. It's very shallow, and there's a lifeguard on duty whenever it's open. The lake is too deep, so swimming isn't allowed there. Okay, we must remember to bring their swimming things in case we go to Paxton. How long does it take to get there by car from Burnham? About 20 minutes, but parking is very limited, so it's usually much easier to go by bus, and it takes about the same time. Right. Well, I'll discuss the options with the rest of the family. Thanks very much for all your help. You're welcome. Goodbye. Bye. यहाँ पे आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 थे, मीन के ये पार्ट 1 का जो था थोड़ा सा थोड़े से पार्ट थे सेंटेंस कंप्लीशन के, तो यहाँ पे जब मैं आप हाईलाइट कर रही थी तो मेरा जो पार्ट क्वेश्चन 1 है वो मिस हो गया है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास पार्ट 1 होगा वो तो हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। तो जब स्टार्ट में हमारे पास ऑडियो प्ले होती है तो जब उसको हम हाईलाइट करते हैं तो जो 1 मिनट का टाइम होता है तो हम अपने जो 10 हैं एमसीक्यूज उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अब जब वो दरमियान में हमें थोड़ा सा ब्रेक देते हैं तो वो शायद 10 सेकंड का या इससे भी कम हो सकता है, तो उसमें जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन है वो इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं हो सकते। तो आप जो हैं आपके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं? अगर प्रैक्टिस किसी मैम ने, मेरे सारे ठीक है। ओके दैट्स गुड। इसके अलावा अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो वो बता दें कि उनके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट हैं। ओके सर, राना शाह जैक के भी जो हैं वो सारे आंसर्स राइट हैं, दैट्स ग्रेट। इट मीन कि अगर जो आपका एक्चुअल टेस्ट है उसकी स्पीड जो है अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आप लोग उसको टैकल कर सकते हैं, बट ये आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप अपने लिसनिंग टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो आपने उसकी स्पीड को ज़्यादा करके भी प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ तक हमारे आज का वीक 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने लिसनिंग के जो ऑल क्वेश्चन टाइप है उनको डिस्कस कर लिए है। जी मैम रुबाब, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मैंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किए लेकिन इसमें ना सेकंड जो ब्लैंक है जिसमें फ्लावर आता है वो जी लास्ट जी। वर्ड है सेंटेंस का। तो मैंने उसके साथ फुल स्टॉप भी लगाया था बट वो उसने रॉन्ग कर दिया। जी तो वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा क्योंकि जस्ट आपके पास अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है ना कि 1 वर्ड, तो इसके अलावा अगर आपका कोई पंक्चुएशन मार्क है आप उसको भी यूज़ करते हैं तब भी वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो वन मैम वर्ड का हमने मतलब है जस्ट 1 वर्ड, इट मीन्स के नो अदर थिंग लाइक, ना तो आप उसमें पंक्चुएशन मार्क को लगा सकते हैं ना ही उसमें जो है आप नंबर को लिख सकते हैं, ना ही उसके अलावा आप किसी और वर्ड को साथ लिख सकते हैं। ओके यस। थैंक यू मैम। ओके।
अब आज हमारा लिस्टिंग का जो है वो कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूल, और वीक 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अगेन इसकी समरी को बता देती हूँ और टिप्स भी आप सबको बता देती हूँ। तो लिसनिंग में ये है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन वो 4 पार्ट होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो है वो समरी कंप्लीशन हो सकता है, नोट कंप्लीशन हो सकता है, टेबल कंप्लीशन हो सकता है। और इसमें जो सबसे मेन टिप है वो ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उसमें अगर हमारे पास 1 वर्ड है तो 1 वर्ड मीन के 1 वर्ड ही होना चाहिए। अगर 1 वर्ड और नंबर है तो मीन के आपके पास एक नंबर और एक वर्ड आ सकता है, लाइक कोई डेट आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल 7 मई और 8 मई, इस तरह। और पार्ट 2 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास एमसीक्यूज हो सकते हैं, मैप लेबलिंग हो सकती है, डायग्राम लेबलिंग हो सकती है, और मैचिंग हेडिंग हो सकती है। और मैप लेबलिंग के लिए जो हमारी टिप थी वो ये थी कि हमने इंटरेस्ट पॉइंट का जो है वो खास ध्यान रखना है। जब हमारे पास ऑडियो प्ले होगी, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने मिस नहीं करना। अगर हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिस कर दिया तो इट मीन कि हो सकता है कि हम 2-3 आंसर जो है अपने मिस कर दें। इसके अलावा जो भी डायरेक्शन होंगी वो जो भी डायरेक्शन होंगी उसको भी हमने देखना है कि हमने उसको मिस नहीं करना। नॉर्थ साइड जो है, साउथ साइड जो है, उसको हमने जो है अच्छे से देखना है। इसके अलावा हमारी मैचिंग हेडिंग्स थी। मैचिंग हेडिंग में सबसे जो टिप थी वो ये थी कि अगर हेडिंग हमारे पास 6 to 7 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हेडिंग हमारे पास 5 है, तो हो सकता है जो बॉक्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो 5 हो, तो इट मीन्स कि कोई भी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 जगह पे यूज़ हो सकती है। तो इसके अलावा जो है पार्ट 3 में भी हमारे पास एमसीक्यूज थे। बट उसमें और पार्ट 2 में डिफरेंस ये था कि पार्ट 3 में जो है स्पीकर की टॉक हमारे पास वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और वो जो टॉक हमारे पास होगी वो कोई भी एकेडमिक टॉक होगी, लाइक कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई रिसर्च स्टडी हो सकती है, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ये था कि हमने स्पीकर के जो रोल है उनको अच्छे से नशीन करना है। मीन के उनके जो नेम है उनको मिक्स अप नहीं करना। अगर हमने किसी एक के नेम को मिक्स अप कर दिया या मिस गाइड कर दिया तो ये भी हमारा जो है गलत कंसीडर होगा। और पार्ट 4 को आज हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने देखा है कि हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन हो सकते हैं, समरी कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास 1 वर्ड अलो है या 2 वर्ड अलो है, और साथ में आपके कीवर्ड्स मीन के जो आपकी नेम्स हैं, डेट्स हैं, उनको आपने अच्छे से हाईलाइट करना है और उसको मिस आउट नहीं करना। इसके अलावा ये था कि जब भी आपके पास जो सिग्नल वर्ड होंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, या अगर कोई आपके के पास स्टडी है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस में देखा है कि जो हमारी स्टडी थी वो ट्री प्लांटिंग के रिलेटेड थी, तो उसमें हमारे पास सब हेडिंग भी थी। तो सब हेडिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको भी अच्छे से हाईलाइट करें। जब वो अपनी ऑडियो को प्ले करेंगे तो वो सब हेडिंग को लाजमी यूज़ करेंगे, तो वो भी एक आपका सिग्नल पॉइंट है, उसको आपने मिस आउट नहीं करना। तो इसके अलावा ये है कि पार्ट वाइज आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब आप जब भी अपने लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने फुल टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, पार्ट वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी। पार्ट वाइज आप प्रैक्टिस तब कर सकते हैं कि जब आप अपने लिसनिंग के फुल टेस्ट को कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है, लाइक अगर मैचिंग हेडिंग्स हैं वो आपकी कॉन्स्टेंटली जो है वो रॉन्ग हो रही है, तब आपको उसको सेपरेटली जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट यही है कि आप फुल टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इससे यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी, और आप ये भी देखेंगे कि कितने टाइम में आप कितने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह आप ऑडियो को टैकल कर सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें जो हैं लिसनिंग के टेस्ट के दौरान ज़हन नशीन करनी है। इसके अलावा अगर लिसनिंग के मॉड्यूल के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम समटाइम्स जब टाइम लिखते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ता है जैसे 10:30 है तो दो चॉइसेस होती हैं, या फिर फुल स्टॉप लगाते हैं 10:30 के दरमियान में, या फिर कॉलन। तो एक दो दफा मेरा ऐसे हुआ है कि कॉलन लगाया और गलत हो गया है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है? तो उसमें आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या गिवन था कि इंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है? उसमें कुछ भी नहीं गिवन था, उसमें यही था 1 वर्ड है और नंबर। कॉलन वगैरह तो कोई नहीं बताया उसने। तो अगर आपके पास टाइम उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया है 8:30, तो उसमें आप डॉट भी लगा सकते हैं, कॉलन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली जो है वो डॉट ही लगाते हैं। ओके मैम। जी। एंड मैम समटाइम्स ऐसे होता है कि
वो कहते हैं कि वन वर्ड और अ नंबर, और कुछ क्वेश्चंस में हमें दोनों लिखने पड़ते हैं, नंबर भी लिखना पड़ता है, वर्ड भी लिखना पड़ता है, तो ये भी समटाइम्स हमें इससे टैकल करना पड़ता है, तो इसका भी इशू है। जी, अगर उन्होंने आपको बोला है ना कि वन वर्ड एंड नंबर, इट मीन्स के वन वर्ड भी आ सकता है, वन नंबर भी आ सकता है, और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तीनों सूरतों में जो आपका आंसर है, अगर आपने उसको अच्छे से सुना है तो वो आपका आंसर जो है वो राइट होगा। सर मोस्टली ना इसमें डेट हमारी कवर होती है, जैसे 21 फेब जनवरी की कोई डेट, इस तरह इसमें नंबर भी आ जाएगा और हमारा वर्ड भी आ जाएगा। कि मैम इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लिसनिंग के मॉड्यूल के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम अपने रीडिंग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, उसके भी हम क्वेश्चन टाइप को लेके चलेंगे। तो आज का सेशन का टाइम एंड हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज। मैम आज